नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सूफी काव्य के जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं की हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सूफी काव्य की विशेषता, और विशेषता में से करीब करीब सभी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सूफी काव्य की विशेषता। पहली विशेषता देखो, लौकिक प्रेम कथा की अलौकिकता। अलौकिकता मतलब रहस्यवाद। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सूफी काव्य है उनकी जो प्रेम कहानी है वो प्रतीक के माध्यम से अलौकिक रूप दिया गया उनको। कैसे? जैसे मानसरोवर है, जैसे जायसी कथा के बीच बीच में आ गया मानसरोवर खंड है, सिंहल द्वीप खंड है। इनकी अन्योक्तियों के माध्यम से लौकिक प्रसंगों को अलौकिक रूप देने का सफलतापूर्ण प्रयास इसमें किया गया है। तो आपको विशेषता में ध्यान रखना है कि लौकिक प्रेम कथा की अलौकिक रहस्य लौकिकता, इसे रहस्यवाद भी कहते हैं। विश्वव्यापी प्रेम, विश्वव्यापी मानवीय प्रेम की तलाश, तो वेरी इम्पोर्टेंट है। सभी सूफी जो काव्य है उनमें विश्वव्यापी प्रेम की बात की गई है। केवल प्रेम का मंडन है, कोई खंडन मंडन इसमें नहीं है सूफी साहित्य की। तो ध्यान रखना है कि केवल प्रेम का मंडन है। श्रृंगार वर्णन इसमें खूब आया है। कथाओं के माध्यम से वो विरह है, वो संयोग वियोग दोनों पक्षों का विस्तार से निरूपण इसमें किया गया है। इसमें नायिका के सौंदर्य नक्शिक सब का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये ध्यान रखना, श्रृंगार वर्णन इसमें किया गया है। लोक तत्वों का समावेश वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है। लोक तत्व जितने भी हैं, जैसे नागमती को रोते हुए भी एक सामान्य नारी के समान लोग जीवन में विविध अवसरों पर उनकी अनुभूतियों को प्रदर्शित की है। हिंदू में प्रचलित इस लोक जीवन के प्रसंगों को चित्रित मुस्लिम होते हुए भी इन दक्ष कवियों में दिखाई देती है। तो ये बात है कि उन्होंने लोक तत्वों को समझ की। राजाश्रय और धर्माश्रय को छोड़कर लोकाश्रय में पनपा, यानी ये तो न तो राजाओं के आश्रम में पनपा और न धर्म की सहारा लेकर पनपा, बल्कि जनता के बीच है वो सूफी जो काव्य है वो पनपा। द्वार चौपाई में कड़बकबद्धता शैली है वो है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वार चौपाई में कड़बकबद्धता शैली। इसके अलावा काव्य मनसब शैली में रचित है, अर्थात सरगबद्ध नहीं है। कैसी शैली में? तो ये आपको ध्यान रखना है। मसनबी शैली, मसनबी शैली में लिखा गया। मसनबी प्रबंध काव्यों की तरह अलग सर्गों में बांट कर नहीं लिखी जाती, बल्कि लगातार चाहिए। मनसब शैली में लिखी गई काव्यों को शुरू करने का अपना ढंग होता है। इसमें खुदा, पैगंबर, दुनिया, साहे वक्त के साथ ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य होता है। तो ये होता है मनसब शैली, ये ध्यान रखने हैं। आगे देखो, कथा में प्रतीकात्मकता है। पहली क्लासें भी मैंने लिए, यानी इनमें प्रतीकों का बहुत प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। जैसे आपके पद्मावत है तो इसमें चित्तौड़ को तन का प्रतीक मान लिया, सिंहल गेट को हृदय का मान लिया, या जो भी इनकी नायिकाएं हैं उनको अलग अलग प्रतीक के माध्यम से कथा का विस्तार किया है। प्रेमाख्याकों का नामकरण प्राय नायिका के नाम पर किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। नायिकाओं के नाम पर किया गया है। जैसा कि मैंने जैसे आपने पढ़ा होगा, आपकी मधुमालती है तो ये भी एक नायिका है। मृगावती है, ये भी एक नायिका है। इस तरह नायिकाओं का सारा लेकर, जैसे लोरिक है, चंदा है, तो इसमें भी मुख्य वो नायिका है। तो सभी में नायिका है। जैसे सत्यवती कथा है तो इसमें नायिका सत्यवती, नाम भी सत्यवती कथा का नामकरण उसी पर हुआ है। तो ये ध्यान रखना आपको। कथानक रूढ़ियों का नियोजन है। क्या है? कथानक रूढ़ियों का नियोजन है।
यानी कथा है वो रूढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ती है। जैसे अचानक कोई आकाश में उड़ने लग गया, अलग अलग तरीके की काव्य रूढ़ियों का तो काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। काव्य रूढ़ियों से आप समझ गए होंगे कि जैसे मानसरोवर में पद्मिनी की सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वेद द्वारा नाड़ी परीक्षा करना, 12 मासा द्वारा विरह निरूपण, समुद्री तूफान की नौका टूट जाना। इसके अलावा जो चित्र दर्शन है, स्वप्न दर्शन है, ये क्या है, रूढ़िगत है। इनके द्वारा है काव्य आगे बढ़ना। सूक सारिका द्वारा नायिका के रूप देखकर ना पशु पक्षियों की बातचीत से भविष्य घटनाओं का संकेत करना, ये क्या है, रूढ़ि तो है ना, रूढ़िगत नियोजन। प्रेम में ख्यानों में चरित्र चित्रण पात्रों में निजी विशिष्टता को प्रकट करते हैं। यानी इनकी जो कहानियाँ चलती है उसमें इन्हें व्यक्तिगतता ज़्यादा है। एक व्यक्ति को लेकर ही पूरी कहानी आगे बढ़ती जाती है, फिर दूसरे अपनी निजी विशेषता के साथ है कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह वो कहानी आगे बढ़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेमाख्यानकों में है। यानी जैसे हिंदू की जैसे जन सामान्य प्रचलित अंधविश्वास है, जादू टोना तंत्र मंत्र, लोक सुंदर काव्यों ग्रंथों कराया गया। साधारण जनता में व्रत उत्सव तीर्थ पर्वत लोकाचार उनके संस्कृत क्रियाकलाप, ये क्या है, सब भारतीय साहित्य परंपरा अनुरूप ही कवियों ने अपनी रचना में नक्शिक वर्णन, 12 मासा की योजना, ये सब हिंदू की जो संस्कृति उनका है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का भाव है, यानी इनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खंडन मंडन है वो नहीं पाया जाता। आगे देखो 15वां देखो 15वां पॉइंट, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया था फारसी लिपि। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रकृति और 12 मासा अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। प्रबंधात्मक कथा काव्यों का अधिक लेखन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। या प्रश्न पूछते समय क्या करते हैं वो प्रबंध की जगह चेंज कर देते हैं, भाषा चेंज कर देते हैं। खंडन मंडन है, इसकी जगह लिख देंगे खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो यहाँ खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, ये भी इम्पोर्टेंट इस तरह बदल देते हैं। नारी के अपूर्व शौर्य का वर्णन है, नारी का सुंदरता है और उसकी कौशलता है, उसका सुंदर वर्णन है। गुरु का भी महत्व दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस काव्य धारा में अधिकतर कवि मुसलमान है, क्या है, कवि हिंदू नहीं के बराबर है। साहसिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है, यानी जितनी भी ये सूफी रचनाएं हैं उनमें नायक और नायिका एक साहसपूर्ण कार्य करते हैं और अलग अलग तरीके से कहानी है वो आगे बढ़ती जाती है और अंत में दोनों मिलते हैं। इस प्रकार इनको रचा गया है। छंद के रूप में मुख्य रूप से दोहा चौपाई शैली का उपयोग किया गया है। मुख्य रूप से दोहा चौपाई, हालांकि अन्य भी छंद है लेकिन मुख्य रूप से क्या है, दोहा और चौपाई। तो ये 22 आपको सूफी काव्य की रचनाएं पढ़ा चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक जगह 22 सूफी विशेषता आपको मेरे हिसाब से न तो बड़ी कोचिंग में पढ़ा होगा और नई ये जगह 22 विशेषताएं आपको किसी बुक में मिलेगी। मैंने काफ़ी प्रयास करके इनको बनाया है और लास्ट में एक मैंने विशेष तथ्य भी लिखा है, इसको भी देख लो। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। तो ये अगर कोई प्रश्न बनता है पद्मावत का तो पूछ सकते हैं कि रामचरितमानस के लिए कौन सी सूफी रचना का काव्यात्मक ढांचा है वो तुलसीदास जी ने चुना है। तो मैंने भी जो मैं सभी सूफी रचनाएं पढ़ा चुका हूँ, तो ये क्या है, किसी कारण से रह गया कोई पॉइंट तो मैंने ये नीचे लिखा है, तो इनको ज़रूर आप 2-3 बार क्लास को देखोगे याद हो जाएगा। अगर 2-3 बार आप नहीं देखना चाहते तो आप नोट्स बना लो और इनको याद कर लो। तो प्यारे मित्रों, मैंने काफ़ी मेहनत की है और प्रमाणिक बुकों से ही ये जितनी भी विशेषताएं हैं वो ली है, जो भारत और राज्य सरकार के द्वारा प्रमाणिक हैं।
तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर याद रखें। सभी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे पहले की जितनी भी क्लासें हैं, सूफी साहित्य की, जितनी भी कवियों की, भक्ति काल की, बाकी साहित्य है, आदिकाल है, उनका आप ज़रूर देखें। और आगे भी मैं इसी तरह क्लासें लेकर आता रहूँगा। तो अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी लेकर आऊँगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।